हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं जो आने वाली मई 2023 एग्जामिनेशंस में अपीयर करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो सेशन नहीं है। हम इससे पहले दो इंपॉर्टेंट सेशंस अपलोड कर चुके हैं जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें कवर कर ले, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से विथ रिगार्ड टू द चैप्टर ऑफ एग्जेम्पशन एंड विथ रिगार्ड टू द चैप्टर ऑफ रिवर्स चार्ज। हम अब जो इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो सारे ही चैप्टर्स में जो छोटे 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 अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हें एग्रीगेट बेसिस पे कवर करने वाले हैं। तो ये आइडियली हमारा तीसरा वीडियो सेशन है जिसमें हम जीएसटी के अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच मतलब फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सप्लाई। तो एक एक करके सीक्वेंस में जैसे हम जीएसटी पढ़ते हैं, सप्लाई का चैप्टर, देन चार्ज का चैप्टर, देन टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी सीक्वेंस में हम प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहली क्वेरी तो बच्चों की यही आ जाती है, सर क्या बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं? नहीं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं। जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे वो तो आपने पहले ही एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज में कवर कर लिए हैं। अब इन सेशंस में जो हम अमेंडमेंट्स लेने वाले हैं वो छोटे छोटे कई सारे अमेंडमेंट्स हैं, यानी अमेंडमेंट्स डिस्कस करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें आइटम्स की लिस्ट कवर करनी होगी। और कुछ अमेंडमेंट्स है तो बड़े छोटे, लेकिन होता है ना कुछ छोटी छोटी चीज बड़ी कॉस्टली होती है। वैसे ही ये अमेंडमेंट्स भी ऐसे ही हैं जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो मेजरली सर्कुलर्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं विद रिगार्ड टू एनी इशू जो कई कोर्ट के जजमेंट्स में कई सालों से फंसा हुआ था। और दैट इज वाई क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है कि इस चीज के ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी या नहीं। और ऐसे पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये किसी भी क्वेश्चन में इजीली डाल के एक एक मार्क का कंटेंट हमारा इजीली बनाया जा सकता है। दैट इज वाई हमें इन सर्कुलर्स के जो फाइनल कंक्लूजन है उन पे ग्रिप रखना होगा। हम एक फाइल के थ्रू इसे कवर करते जाएंगे, क्विकली एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। ये फाइल नीचे लिंक में भी आपको अटैच कर दी गई है, तो आप इसे आराम से डाउनलोड करके भी रेफर कर सकते हैं। ध्यान से स्टार्टिंग से सुनना शुरू करें। हम सबसे पहले सप्लाई चैप्टर पकड़ रहे हैं। सप्लाई चैप्टर यानी सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 दैट इज सप्लाई की डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन, जिसके अंदर हम शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ये तीन शेड्यूल साथ साथ पढ़ते हैं। शेड्यूल 1 में हम क्या पढ़ते हैं? कौन सी चीजें जिन्हें बिना कंसिडरेशन होते हुए भी हम सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 2 में हम पढ़ते हैं कौन सी चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सी चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एंड शेड्यूल 3 में हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीजों को हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं, यानी वो नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई है। हमारा पहला सर्कुलर या पहला डिस्कशन is related to schedule number 3. Schedule number 3 paragraph number 1. पैराग्राफ नंबर 1 शेड्यूल नंबर 3 थोड़ा सा वॉक थ्रू दे दूं। क्या पढ़ा था हमने कि जब एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करता है इन नेचर और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता, यानी उस पर जीएसटी लगने का कोई सवाल नहीं है। जिसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसमें परक्विजिट्स प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? ये गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई कराया है। हाँ जी, मेरी ये बात बोलते ही आपको ऐसा लगना चाहिए सर ये तो बड़ा ऑब्वियस है, हमने पढ़ा हुआ था ये बात कि जो कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर होता है उस कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें आती है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है उस पे जीएसटी लगता नहीं है सर। तो इसमें क्लियर करने वाली क्या बात थी? यानी ये सर्कुलर आप पहले से जानते हो, यू ऑलरेडी नो इट। क्या परक्विजिट सीटीसी के कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूडेड होता है? हाँ जी, परक्विजिट सीटीसी में इंक्लूडेड होता है। ये बात हम इनकम टैक्स में भी अच्छे से पढ़ते हैं, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा बिकॉज वो एक सर्विस है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पार्ट है जो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सर्कुलर में इतनी सी बात लिखी है that perquisites are not liable to GST. That's it. खाली इतना ही ध्यान रखना है। बाकी जो कंटेंट दिया हुआ है वो सर्कुलर का पूरा डिस्कशन है जो सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए होता है। आप उसे रीड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। That was our first circular. सेकेंड हमारा जो सर्कुलर आया है
that is with regard to clarification of GST applicability on liquidated damages, compensation and penalty arising out of breach of contract or other provision of law. ये बच्चों थोड़ा लेंदी सर्कुलर है, ये हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं जिनमें से अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, एंड दैट इज वाई उन छोटी छोटी बातों को हमें समझना होगा। पहले आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि ये सर्कुलर जो आया है, विच इज अ लेंदी सर्कुलर, ये किस चीज के रिलेटेड आया है। आपने शेड्यूल 2 पढ़ा हुआ है। शेड्यूल 2 क्या बात करता है कि कौन सी चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन सी चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जिसमें आपने टोटल 6 पैराग्राफ्स पढ़े हैं। देयर आर 6 पैरास दैट यू हैव स्टडीड, जिसमें एक पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ा हुआ है आपने, जिस पैराग्राफ 5 में सारे आइटम्स लिखे हैं जिन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि पैराग्राफ 5 का आइटम बी कंस्ट्रक्शन की बात करता है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंस्ट्रक्शन सर्विस एक सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। हालांकि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई में कवर किया जाता है। इसी पैराग्राफ 5 में एक पॉइंट है, पैराग्राफ 5.e ऑफ शेड्यूल 2, जिसमें आपने पढ़ा होता है कि अगर किसी पर्सन के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें सामने वाला इस बात पे एग्री करता है कि वो कोई काम नहीं करेगा और उसके लिए आप उसे पैसे दोगे, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। दैट इज एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तो उस केस में उसके ऊपर जो कंसिडरेशन दिया जाता है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा होता है, नॉन कॉम्पीट फीस। सबसे सिंपल होता है कि भाई मैंने किसी पर्सन को 10 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए देके बोला मेरे इलाके में मेरा कॉम्पीटिंग बिजनेस करने का नहीं, अगर तू मेरे इलाके में मेरा कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेगा तो मैं तुझे 10 लाख दूंगा। तो दिस इज एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते थे कि ये 10 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बात आपने पढ़ी हुई है, ये बात आपको पता है। अब इसी पैराग्राफ 5E के रिलेटेड कई सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं अक्रॉस दीज मेनी ईयर्स। कई सारे हाईकोर्ट लेवल के जजमेंट्स आए हैं जो वेरी करते हैं कि हां ये टैक्सेबल होगा या ये नहीं होगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस बात को समझते हुए सर्कुलर निकाल के क्लैरिटी दी है कि इस पॉइंट की वजह से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं या जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रॉपरली बता देते हैं कि ये टैक्सेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं हम, जो ये पैराग्राफ 5E का पॉइंट है इसको 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कोई काम ना करने का पैसा मिलना। दूसरा, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, कुछ सहन करने का पैसा देना। एंड तीसरा, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, कोई काम करूंगा उसके लिए पैसे देना। इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसे हम 3 लेग्स बोल सकते हैं, 3 लेग्स ऑफ 5E, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, रिफ्रेन, टॉलरेट एंड डू, जिसके रिलेटेड सर्कुलर में क्लियरली कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाया हुआ है। और ये एग्जाम्पल्स भी जरूरी होंगे, एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट सीधे इन एग्जाम्पल्स को डाल देती है और पूछ लेती है भाई बताओ ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं, सीधे किसी मेन क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट डाल देगी। तो आपको वहां पे ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट में इन्होंने क्या कहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड बी कवर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, where one party agrees not to compete with the other party in a product, service or geographical area against a consideration paid by other party। जो एग्जांपल हमने लिया, that is agreeing to obligation to refrain from an act, कि मेरे इलाके में काम करने का नहीं, उसके लिए मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है क्योंकि ये ए लेग में कवर किया जाएगा। अनदर एक एग्जांपल दिया है, बिल्डर refraining from constructing more than certain number of floors even though permitted to do so by the municipal authorities against a compensation paid by neighboring housing project। समझो ऐसा है कि कोई बिल्डर है, उस बिल्डर को सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये परमिशन दी है कि ठीक है आप 60 माले की बिल्डिंग बना लो, 60 माले की बिल्डिंग बना दो, उनके पास परमिशन है। लेकिन जहां वो ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं वहां जो नेबरहुड में सोसाइटीज है उन्होंने बिल्डर को अप्रोच किया और बिल्डर को कहा
देखो भाई, तुम 60 माले की बिल्डिंग बना दोगे तो जो हवा का आदान प्रदान होता है या जो सनलाइट वगैरह आती है वो प्रॉपरली नहीं आएगी हमारे नेबरहुड में। समझो इस बात को, तुम 60 माले का मत बनाओ, 40 माले का ही बनाओ, 20 माले कम बनाओ। उसके पास परमिशन है 60 माले बनाने की, फिर भी आप गए उसके पास और आपने उसको कहा प्लीज ऐसा मत करो, 40 माले की बनाओ। यू आर एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, जिसके लिए आपने बिल्डर को कहा रखना यार 10 करोड़ रुपए, लेकिन ये काम मत कर। हमारा ये जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर 60 माले की बिल्डिंग मत बना, 40 माले की ही बिल्डिंग बना। वो मान गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो मान गया उसके लिए जो उसने पैसे लिए वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है जो ए लेग के अंदर कवर कर लिया जाएगा। एक एग्जांपल और दिया है, इंडस्ट्रियल यूनिट रिफ्रेनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स अगेंस्ट एन एग्रीड कॉम्पेंसेशन पेड बाय नेबरिंग स्कूल हु वांट्स टू अवॉइड नॉइज ड्यूरिंग दोज आवर्स। समझो एक स्कूल है, स्कूल के बगल में एक इंडस्ट्रियल कंपनी है। वो इंडस्ट्रियल कंपनी दिन के टाइम में ऑब्वियसली एक्टिविटीज करती है तो आवाज होती है, तो स्कूल ने अप्रोच किया उनको और कहा भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो? इस वक्त समझो 10 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम जो हमारा पीक टाइम है, जिस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय आवाज मत करो, अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा कर्व कर लो। उसके लिए रखो एक बार 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख रुपए एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, बिकॉज उसमें वो इंडस्ट्रियल यूनिट एग्री कर रहा है, ठीक है भाई तू बोल रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। दैट इज एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ये फर्स्ट वाले पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सेकंड वाले लेग में लिखा है टू टॉलरेट एन एक्ट। टॉलरेट करना, किसी काम को ना करना होता है रिफ्रेन करना, और किसी काम को करने देने की अनुमति देना और उसके लिए पैसे लेना कि मैं टॉलरेट कर रहा हूं तेरी बात, उसके लिए पैसे दे दे, तो उसे हम कहते हैं एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। This would include activities such as a shopkeeper allowing a hawker to operate from the common payment in front of his shop against a monthly payment by the hawker। तो समझो मेरी दुकान है, अच्छी खासी लोकेशन पे मेरी दुकान है, बाहर एक भेलपुरी वाला आ गया और भेलपुरी वाले ने वो जगह घेर ली और बोला सर इतना बढ़िया फुटफॉल है, यहां पर भेलपुरी की दुकान लगाऊंगा तो मेरा भी भला होगा। तो मैंने कहा यार ये तू तेरे जो मेरे सामने खड़ा है इसको मैं टॉलरेट कर लूंगा, आई विल टॉलरेट, चल, लेकिन तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। You will have to give me 1 लाख रुपीस पर मंथ। और ऐसा होता है, आप कई सोसाइटीज में जाओगे, कमर्शियल सोसाइटीज में जाओगे तो बाहर भेलपुरी वाला, पानीपुरी वाला, ये सब जो भी लगाते हैं ये सब हॉकर्स होते हैं जो ऑपरेट वहां कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अमाउंट चुका रहे होते हैं उस सोसाइटी को, उस प्लेस को जिसने उन्हें परमिशन दी है कि ठीक है मैं टॉलरेट करूंगा, आई ऑब्लिगेट टू टॉलरेट दिस सिचुएशन बट यू विल हैव टू गिव मी मनी। तो वो सेकेंड लेग में कवर होगा जिसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। या एक एग्जाम्पल और दिया है, RWA, what is RWA? Resident Welfare Association, simple एक society, कोई cooperative society, tolerating the use of loudspeakers for early morning prayers by a school located in the colony, subject to school paying an aggregate sum to RWA as compensation। सुबह सुबह असेंबली होती है स्कूल में, तो प्रेयर गाई जाती है। अब उस प्रेयर से जो अगल बगल की सोसाइटीज थी, नेबरहुड सोसाइटीज ने उन्हें कहा सुबह सुबह 7 बजे बड़ी परेशानी होती है, आप ये जो प्रेयर्स करते हैं इससे डिफिकल्टी होती है, तो असेंबली में सॉन्ग्स वगैरह होते हैं या कोई एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो स्कूल ने बोला टॉलरेट कर लो ना, 5 लाख रुपए देता हूं आपको, आपकी सोसाइटी को 5 लाख रुपए देता हूं, टॉलरेट इट, एंड यू एग्रीड। सो यू एग्रीड टू एन ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट अ सिचुएशन। ये जो 5 लाख रुपए दिया जाएगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये सेकेंड पॉइंट के एग्जाम्पल हो गए। थर्ड, agreeing to the obligation to do an act। इसमें क्या एग्जांपल दिया है? This would include the case where an industrial unit agrees to install equipment for zero emission or discharge at the behest of a resident welfare association of a neighboring residential complex against a consideration paid by such RWA, even though the emission discharge from the industrial unit was within the permissible limit and there was no legal obligation upon the individual unit to do so। समझो आप एक लोकेलिटी में रहते हो, एक सोसाइटी में रहते हो, एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और वहां पे एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जो बहुत पोल्यूशन करती है। अब पोल्यूशन कितना कर सकते हो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सेट किए होते हैं। उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ये इंडस्ट्रियल यूनिट उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पोल्यूशन करता है, उसे वायलेट नहीं करता, यानी वो विद इन द लॉ है। लेकिन आप एज अ सोसाइटी ये फील करते हो उन्होंने कानून बना के कोई एक लेवल डिसाइड कर दिया जिसके अंदर आप हो, लेकिन प्लीज कोशिश करो तो थोड़ा और कम पोल्यूशन हो। अब थोड़ा और कम पोल्यूशन हो के लिए उस सोसाइटी ने कहा भाई 5 लाख रुपए लगाओ, 5 लाख रुपए रखो और इसका इस्तेमाल करो कोई और एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने में, रखो ये 5 लाख रुपए। तो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट,
तो इंडस्ट्रियल यूनिट मान गया, ठीक है चल कर लेता हूं, वैसे तो मैं विद इन द लिमिट था, मैं बाध्य नहीं था ये काम करने के लिए, लेकिन चल तू पैसे दे रहा है, अच्छी बात है, और तू मुझसे कोई काम करवाना चाहता है इस तरीके का, चल कर देता हूं। तो ये जो 5 लाख रुपए है उसे एक सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जिसे हम थर्ड पॉइंट में कवर कर लेंगे। ये हमें तीनों पॉइंट्स के सर्कुलर में एग्जांपल्स दिए गए, और ये एग्जांपल्स जरूरी होंगे, ये सीधे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में या किसी मेन क्वेश्चन में। अभी तो ये सर्कुलर शुरू हुआ है, जिस सर्कुलर में अब ऐसा लिखा है, ये जो ऊपर हमने 3 एक्टिविटीज की बात की, ये 3 एक्टिविटीज तभी टैक्सेबल होगी जब ये फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे, जिसमें 2 कंडीशन दी है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। सिंपल, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वही दिया है। पहली कंडीशन क्या, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच, एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड। एक्सप्रेस्ड यानी या तो ओरल या रिटन, क्लियरली होना चाहिए हाँ ये एग्रीमेंट हुआ है, या फिर भले एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन हम पढ़ते थे ना बचपन में कई बार, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में इंप्लाइड है, यानी प्रैक्टिकली या रीजनेबली आप ये कहोगे कि हाँ ये समझने की बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कोई एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन फ्लो होना चाहिए। दोनों बातें पूरी होगी तभी हम कहेंगे कि ये एक सप्लाई है। अगर दोनों में से कोई एक बात फेल हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, या कई बार हो सकता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाला होगा तो भी हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ऑल टुगेदर एक स्टैंडअलोन कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा तो भी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है। बस ये इतना जानकारी में रखना है, बाकी आपकी रीडिंग के लिए है और कुछ भी नहीं करना। अब इसके बेसिस पे कुछ टैक्सेबिलिटीज, कुछ ट्रांजैक्शंस की डिस्कस की हुई है, जिसमें पहला पॉइंट है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ऐसे कुछ 6-7 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, एक एक करके ध्यान से सुनना। लिक्विडेटेड डैमेजेस सप्लाई है या नहीं, उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं, पहला डिस्कशन हमारा ये है। क्विकली थोड़ा सा एक बार समराइज करें तो हमने क्या किया है, जो पैराग्राफ 5E है उसके अंदर जो 3 लेग्स हैं, टू रिफ्रेन, टू टॉलरेट या टू डू, उन तीनों को पकड़ के पहले तीनों के एग्जांपल्स देख लिए और फिर कहा ये तीनों ही सिचुएशन में तभी ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा जब 2 कंडीशन सैटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी कंडीशन क्या, कंसिडरेशन फ्लो हो रहा होना चाहिए। अगर दोनों बातें हैं तो ओके है, जिसको समझाने के लिए कई सारे एग्जांपल्स लिए हैं सर्कुलर में, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिक्विडेटेड डैमेजेस। व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि भाई देख, कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला है अगर तूने ऐसा ऐसा नहीं किया ना तो हम तुझे कॉम्पेंसेट करने बोलेंगे। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में बना है, और 2 पार्टीज के बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ऐसा एग्री किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि दोनों की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। अगर दोनों में से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया तो वो दूसरी पार्टी को कॉम्पेंसेट करेगा। इसे कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। सो रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेएबल टू एन अग्रीव्ड पार्टी। दिस इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेएबल टू द अग्री पार्टी। अगर ए ने ब्रीच किया तो ए बी को देगा, और बी ने ब्रीच किया तो बी ए को देगा। ऐसा हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जनरली एंटर किया जाता है। अब सवाल उठा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये जो डैमेजेस पे किए जाएंगे, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए जाएंगे, क्या ये कोई बात टॉलरेट करने के पैसे दिए जा रहे हैं? क्या ये पैराग्राफ 5E के सेकंड लेग में कवर हो रहा है? क्योंकि अगर ये किसी बात को टॉलरेट करने के पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बट अगर ये कोई चीज टॉलरेट नहीं करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। तो इस पे आर्ग्यूमेंट हुआ कई हाई कोर्ट्स में, और अलग अलग जजमेंट्स आए, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया भाई ये हमारा स्टैंड है, अब से ये मान के चलना है, झगड़ा बंद करो, डिस्प्यूट मत क्रिएट करो। आर्ग्यूमेंट क्या होता था कि जब 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके अंदर जो कॉम्पेंसेशन डिसाइड किया गया है वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है क्या कि अगर तूने कोई काम पूरा नहीं किया तो तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई मैं इस बात से खुश हूं कि अच्छा है नहीं करेगा तो पैसे देगा। या फिर ये इसलिए डिसाइड किया गया है कि अगर ये होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, एंड दैट इज व्हाई हमने ये ब्रीच का क्लॉज डाला हुआ है।
तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया यहां पहला कारण सही नहीं है, दूसरा कारण सही है। हम सामने वाले का टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। ये बात हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए डाला है ताकि कोई ऐसा करे नहीं, एंड कोई अगर ऐसा करे नहीं इसलिए हमने ये डाला है, तो दैट इज वाई हम इसे सप्लाई नहीं मान सकते जो पैराग्राफ 5E के सेकेंड लेग में कवर हो रहा है, एंड दैट इज वाई हम इसके ऊपर जीएसटी लगाने वाले नहीं हैं। यानी कि ये एक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है, लिक्विडेटेड डैमेजेस साइड में नोट कर लेना, इज नॉट अ सप्लाई। इतनी सारी राम कहानी यहां जो लिखी हुई है, इतनी सारी जो कहानियां लिखी हुई है, वो पूरी पढ़ने की नीड नहीं है। वो कंक्लूजन ही मैं आपको बता रहा हूं कि कंक्लूजन में ही आप समझो लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए कहा गया है कि ये सप्लाई नहीं है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू प्रॉपर्टी, पायरेसी, नेग्लिजेंस, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड नेम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन को मैंने कहा ये सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर ये सामान टूट गया ना, खराब हो गया ना, तो मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि वो सामान खराब हो जाए? हाँ सही में तोड़ दे, अच्छा है 10,000 मिलेंगे? नहीं, आप थोड़ी चाहते हो ऐसा हो। आप चाहते हो ऐसा ना हो, इसीलिए आपने उसे पैसा दिया। तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो आपने दिए, जो आपने एग्री कर रखा है, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। सो डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है। कोई पेनल्टी है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में डाली हुई है फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जनरली बिल्डर लोग के साथ एग्रीमेंट होता है ना, हम बिल्डर को कहते हैं भाई कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसने बोला 3 साल में हो जाएगा। हमने कहा 3 साल में कर देना, नहीं तो तेरे को मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, हाँ सच में वो 3 साल में ना करे ताकि वो मुझे 10 लाख दे? नहीं, हम चाहते नहीं है। ये तो हमने इसलिए डाला है कि सामने वाले को डर लगे और वो टाइम पे कंप्लीट करे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो 10 लाख पेएबल हुए भी तो उस पे जीएसटी लगने वाला नहीं है। एक थर्ड एग्जांपल और दिया है, फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय अ सेलर। ये अर्नेस्ट मनी क्या होता है? जनरली ऑक्शन वगैरह जब होता है ना, तो जब बिडिंग वगैरह की जाती है, तो जिसकी भी बिड सक्सेसफुल होती है उसको उस समय कुछ एडवांस देना होता है, उसे हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं। थोड़ा सा एडवांस हम उस समय क्यों लेते हैं कि कल को जाके तो तरीके से पैसे दे, इंस्टॉलमेंट्स दे, इसीलिए हम ये एडवांस लेते हैं। यानी डर क्रिएट करने के लिए कि कल को तू ना नहीं दे, ऐसा तेरे दिमाग में विचार ही ना आए। यानी हम ये नहीं चाहते वो सच में ना दे। हम अर्नेस्ट मनी क्यों लेते हैं? ताकि तेरे को डर लगे कि नहीं देगा तो ये अमाउंट फोरफीट हो जाएगी। तो अगर फोरफीट हो गया अर्नेस्ट मनी in case of an breach an agreement to sell an immovable property by buyer or government in the event of a successful bidder failing to act after winning a bid for allotment of natural resource, या कोई भी और तरीके की बिडिंग, तो उस केस में हम उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे और उसके ऊपर कोई जीएसटी लगाने वाले नहीं है, उस पे जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो ये 3 एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे, इस पे कोई जीएसटी नहीं होगा क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड इसी चीज को समझाने के लिए फिर लिखा है द की थिंग दैट वी डिस्कस ओवर हियर इज, क्या ये जो कंसिडरेशन है, इज इट फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, टॉलरेटिंग और सिंपली डूइंग एन एक्ट? अगर हाँ तो ही सप्लाई होता है, अदरवाइज सप्लाई नहीं होता। ये जो केसेस थे ये कोई एक्सप्रेस या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था टू टॉलरेट अ सिचुएशन। यहां सिर्फ मनी फ्लो हो रहा था, यानी सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, देयर वाज ओनली मनी फ्लो। तो दैट इज व्हाई हमने इसे सप्लाई नहीं माना और इस पे जीएसटी नहीं लगाया। अब इन्होंने क्या किया, कुछ कॉन्ट्ररी में एग्जांपल्स दिए हैं। कॉन्ट्ररी में एग्जांपल्स दिए हैं मतलब ये जो एग्जांपल्स दिए हैं उस पे जीएसटी लगेगा, वो टैक्सेबल सप्लाई लिया जाएगा, ये इन्होंने क्लियर किया है। और अगेन ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि दिमाग में क्या है ना, मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, उसको भी ठीक करने के लिए उन्होंने फिर एक लिस्ट देके समझा दिया कि भाई हमारा मतलब इनको निकालना नहीं था, ये तो रहेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड that the payment by the recipient of goods or services shall be made before a certain date and failure to make the payment by the due date shall attract late fee or penalty। नई बात नहीं पढ़ रहे हो आप, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो 15(2)(d) में, वैल्यूएशन चैप्टर में आप पढ़ते हो ना 15(2)(d) में, क्या कि अगर कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी लेट फी है जो लगाई गई है, क्यों? क्योंकि आपने समय पे पैसे नहीं दिए, कोई डिले किया, तो उस केस में उस पे जीएसटी लगेगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा, क्योंकि वहां एक एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि समय पे पैसे देना। अगर तू समय पे नहीं देगा तो हम टॉलरेट कर रहे हैं कि तू समय पे नहीं दे रहा, एंड टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई तेरी तरफ से मनी फ्लो हो रही है। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई ना। वी आर हैविंग एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर इज फ्लो ऑफ मनी।
in the form of interest or late fee. So that is chargeable. That is chargeable to GST. Second, a contract for transport of passengers may stipulate that the ticket amount shall be partly or wholly forfeited if the passenger does not show up. तो आपने किसी को कोई टिकट दी और ऐसा कहा कि आप नहीं भी आएंगे तो भी टिकट का पैसा लग गया, नॉन रिफंडेबल टिकट कहते हैं ना। अब आप जाओ नहीं जाओ पैसा लग गया, तो उस केस में उस सप्लाई ऑफ सर्विस पे हम जीएसटी लगाने ही वाले हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो कैंसलेशन वाली अमाउंट पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, उस पे लगने ही वाला है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पैकेज टूर में स्टिपुलेट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और कहा कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बनाऊंगा टूर का, लेकिन बाद में आपने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और वो अमाउंट फॉरफिट कर लिया गया। तो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था कि हम टॉलरेट कर रहे हैं, अगर आपने नहीं बनाया इस कॉन्ट्रैक्ट को तो जो आपने अमाउंट दिया था उसको हम फॉरफिट कर लेंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है फॉर लीज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऐसा लिखा है द लीज शैल नॉट टर्मिनेट बिफोर अ सर्टेन पीरियड। आपको एक वक्त के पहले लीज टर्मिनेट नहीं करनी। जैसे भाई लीज अगर 11 महीने की है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 6 महीने पहले नहीं तोड़ सकते। अगर 6 महीने पहले तोड़ोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जो अर्ली टर्मिनेशन फी आपको देनी होगी इस पे जीएसटी लगेगा। सम बैंक्स चार्ज प्री पेमेंट पेनल्टी। आपने बैंक से लोन लिया था, उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट पे तो जीएसटी लगता नहीं है। अब आपको लोन भारी लगने लगा, आपको लगा अननेसेसरी इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्यों ना लोन प्रीपे कर दे, तो आप कर सकते हैं प्रीपेमेंट। जब आप प्रीपे करते हैं ना तो बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस लेता है। वो बोलता है मैं टॉलरेट कर रहा हूं कि तूने कहा था कि इस समय पे देगा लेकिन उससे पहले दे रहा है, तो तुझे मुझे प्रीपेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। इन प्रीपेमेंट चार्जेस पे जीएसटी लगता है। तो वही चीज यहां क्लियर की हुई है, अगर मैच्योरिटी के पहले प्रीपे कर दोगे तो उस केस में हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये 5 एग्जांपल्स लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है एंड दैट इज वाई इन्हें सप्लाई माना जाएगा और इन पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये पहले पॉइंट के हमारे सारे के सारे कवरेज हो गए। फिर सेकंड एग्जांपल दिया है चेक डिसऑनर फाइन और पेनल्टी। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। क्लियर किया गया है, इट इज नॉट अ सप्लाई। दैट्स इट, इतना ध्यान में रखो, इट इज नॉट अ सप्लाई। तो ये आपका एक सप्लाई नहीं है, ये सर्कुलर ने क्लियर कर दिया, जो चेक डिसऑनर होने पे फाइन या पेनल्टी ली जाएगी। तीसरा आपका पड़ा हुआ होता है पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको कोई चार्ज लगाया गया, स्टैट्यूटरी पेनल्टी लगाई गई, तो क्या उस स्टैट्यूटरी पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। तो कोई कानून वगैरह तोड़ा है तो सरकार ने आपको कोई सर्विस वगैरह नहीं दी है जिसके सामने आप उनको चालान का पेमेंट दे रहे हो, तो दिस इज जस्ट अ mere flow of money. It is not to tolerate a situation or refrain from doing something or to do something. Thereby इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। चौथा, forfeiture of salary or payment of bond amount in the event of employee leaving the employment before the minimum agreed period. आजकल क्या होता है, कई कंपनियां जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उससे बॉन्ड साइन करवा लेती है। बॉन्ड साइन करा लेती है यानी उनको कहती है कि देख अभी ज्वाइन किया है, कम से कम 2 साल काम करना है, अगर 2 साल पहले छोड़ने की बात की ना तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमको। इसे हम बॉन्ड अमाउंट कहते हैं। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कुछ एम्प्लॉय सीरियस नहीं होते, वो टाइम पास करना चाहते हैं एंड दैट इज वाई उसका इंपैक्ट कंपनी पे होता है, क्योंकि कंपनी को उसको हायर करने में बहुत सारा खर्चा लगा है। एचआर का खर्चा लगा है, प्लेसमेंट एजेंसी का खर्चा लगा है, ऑनबोर्डिंग का खर्चा लगा है, ट्रेनिंग का खर्चा लगा है। वो तो 1 साल काम करने के बाद मुंह उठा के बोल देता है भाई मैं नहीं आऊंगा, अभी तू नहीं आएगा तो मेरा नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम तुझसे बॉन्ड साइन कराते ताकि तेरी ये हरकत ही ना हो। अभी हमने बॉन्ड साइन क्यों कराया? तेरी हिम्मत ना होगी तू ऐसा कर सके, इसीलिए कराया। दैट इज वाई दिस इज जस्ट अ mere flow ऑफ मनी। इस बॉन्ड के ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वही चीज क्लियर की हुई है कि इसके ऊपर हम कोई टैक्सेबिलिटी नहीं करने वाले हैं। देन आता है लेट पेमेंट सरचार्ज और फी। लेट पेमेंट सरचार्ज और फी अगेन 15(2)(d) वाला पॉइंट ही समझाया हुआ है, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। लेट पेमेंट किया आपने तो हम टॉलरेट कर रहे हैं कि तुमने लेट पेमेंट किया एंड दैट इज वाई उसके लिए तुमसे चार्ज ले रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भी था और साथ साथ में आपका फ्लो ऑफ मनी भी था, दोनों बातें थी। देयर बाई हम इस पे जीएसटी चार्ज करने वाले हैं। इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही नहीं कहा इस पे जीएसटी लगेगा, ये भी क्लियर कर दिया कि देखो अगर समझो आपने कोई गुड सप्लाई किए थे, वो गुड सप्लाई करने पे 10,000 रुपए आपको मिलने थे, पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा अगर समय पे नहीं दिया तो 1,000 का लेट चार्ज लगेगा, तो आपने 11,000 दिए, तो पूरे 11,000 पे जीएसटी लगेगा।
पर पूरे 11,000 पे जीएसटी गुड्स की रेट का लगेगा, यानी जो प्रिंसिपल सप्लाई थी वही रेट लगाया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगाया जाएगा। यह बात भी सर्कुलर में क्लियर की हुई है, जो आप पहले से जानते थे, क्योंकि ये तो पढ़ते वक्त ही हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लगने वाला है। तो यहां पर यह लिखा है, इट इज नेचुरली बंडल्ड विद प्रिंसिपल सप्लाई, इट शुड बी accessed at the same rate at the principal supply। and then again क्लियर किया है कि वैसे तो लेट पेमेंट और सरचार्ज पे हम कह रहे हैं जीएसटी लगेगा, लेकिन चेक डिसओनर पे नहीं लगेगा। वो हमने क्लियर कर दिया, चेक डिसओनर पे नहीं लगाएंगे, बाकी चीजों पे तो हम लगाएंगे। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, फिक्स चार्जेस फॉर पावर। फिक्स चार्जेस फॉर पावर मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है घर पे, उसमें कैसा होता है, वो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। कभी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर आप कुछ यूज नहीं भी करोगे, जीरो, घर बंद करके चले गए 1 महीने के लिए, फिर भी बिल कुछ तो आएगा ही। जीरो यूजेज है, मेन स्विच भी उड़ा दिया तो भी कुछ तो आएगा ही, और फिर उसके बाद कितना यूज करते हैं उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं कि वो जो फिक्स चार्जेस होते हैं, फिक्स जो आता ही है कि मिनिमम कंजम्पशन आपने पूरी नहीं की तो भी इतना चार्ज तो हम आपसे लेंगे ही, क्या वो एक तरीके का टॉलरेटिंग है नॉन परफॉर्मेंस, एंड देयर बाय उसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे? तो इन्होंने सर्कुलर में क्लियर कर दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो जो फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं, जो वेरिएबल चार्जेस लिए जाते हैं, उन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है, तो वेरिएबल चार्ज अगर एग्जेम्प्ट है तो फिक्स चार्ज भी एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है। तो यही बात यहां बताइए, एक फिक्स चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज है, एंड इन्होंने क्लियर किया हुआ है बोथ द कंपोनेंट्स आर चार्ज फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर बाय दे आर नॉट टैक्सेबल। एंड देन एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, कैंसलेशन चार्जेस। ये हमने ऊपर कवर कर लिया था लिक्विडेटेड डैमेजेस डिस्कस करते वक्त। कैंसलेशन चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, कि भाई हम टॉलरेट कर रहे हैं कि तुमने तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, एंड दैट इज वाई हम तुमसे कैंसलेशन चार्जेस मांग रहे हैं। तो टिकट कैंसिल कराते हैं तो कैंसलेशन चार्जेस लगते हैं, टूर ऑपरेटर के पास गए होते हैं, उसने अमाउंट फोरफीट कर लिया होता है, जो एडवांस दिया होता है, वो कैंसलेशन चार्जेस होते हैं। ऐसा कुछ भी होगा तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो यही चीज यहां समझाई हुई है कि जो भी आपका ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, टूर पैकेजेस होते हैं, ये सब के अंदर जो कैंसलेशन फी वगैरह लगाई जाती है, ये सब हमारे कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होते हैं, एंड देयर बाय इसके ऊपर जीएसटी की वही रेट लगाई जाएगी जो प्रिंसिपल रेट होती है, और इस पे जीएसटी लगेगा। तो ये सब सिर्फ समझाया हुआ है यहां पर, सिर्फ अगेन आपकी रीडिंग के लिए है। आप रीड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जो मेन आपका एक कंक्लूजन है खाली वो ध्यान में रखना है कि इस पे जीएसटी लगेगा या फिर नहीं। क्विकली समराइज कर लेते हैं ये जो हमने लेंदी सर्कुलर डिस्कस किया। मेन कंक्लूजन याद रखने हैं, कोई आपसे थियरी नहीं पूछने वाला है, 1 मार्कर में आएगा या किसी मेन क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट आने वाला है, तो आपको याद नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ 1 मार्कर के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्या सबसे पहले हमने कहा पैराग्राफ 5 सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, जिसमें 3 लेग्स है, रिफ्रेन, टॉलरेट एंड टू डू एन एक्ट। तीनों के हमने एग्जांपल्स ले लिए, वो एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। वो एग्जांपल्स के बाद हमने कहा 2 कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनते हैं। पहला, देयर शैल बी एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, एंड दूसरा, देयर शैल बी फ्लो ऑफ मनी। अगर खाली फ्लो ऑफ मनी है तो वो सप्लाई नहीं है, अगर दोनों बातें पूरी होती है तो ही वो सप्लाई है। जिसमें फिर कुछ हमने 6-7 एग्जांपल्स देख लिए, जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस हमने कहा सप्लाई नहीं है, हालांकि इसके अंदर क्लियर कर दिया लेट पेमेंट की जाती है, कैंसलेशन किया जाता है, फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी होता है, ये सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होते। चेक डिसओनर है, फाइन है, पेनल्टी है, इस पे जीएसटी नहीं लगने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोई लेट पेमेंट है, लेट पेमेंट सरचार्ज है या फाइन है, तो उस पे जीएसटी लगेगा। वहीं हमने कहा कि अगर कोई पेनल्टी या फाइन है किसी लॉ को ब्रेक करने के लिए, उस पे जीएसटी नहीं लगने वाला है। अगर हमने कोई पेमेंट किया है फॉर कैंसलेशन चार्जेस तो उस पे जीएसटी लगेगा, कोई टूर कैंसिल किया या कोई पैकेज कैंसिल किया तो उस पे हम जीएसटी लगाने वाले हैं। अगर कोई पावर चार्जेस आप दे रहे हो जो फिक्स के भी नेचर में है तो भी उस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पे भी नहीं लगेगा और फिक्स कंपोनेंट पे भी नहीं लगने वाला है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इस सर्कुलर के अंदर जो हमारे शेड्यूल 2 के थ्रू कवर किए थे। चलिए, ये हमारे सर्कुलर कवर हो गए सप्लाई चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन लीवी। आप ये बात जानते हैं कि जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम आप नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कुछ चीजों की करते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम आप नहीं कर सकते। इसमें आप जानते हैं 4 बातें हैं, और 4 बातें ऐड हुई थी पिछले साल ही,
तो ये पहले अमेंडमेंट हो चुका था। टोटल कितने? 8 मैन्युफैक्चरर्स, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको और उसके सब्स्टिट्यूट्स, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह वगैरह, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्थन और रूफनिंग टाइल्स। ये 8 पढ़े होते हैं आपने, जिसमें ये 4 तो रिसेंटली ऐड हुए थे, लास्ट ईयर ही ऐड हुए थे, जिसमें से इंस्टीट्यूट ने पूछा भी था। ये तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स नवंबर 22 की एग्जाम में पूछा भी गया था, जिसमें यहां क्या लिखा था? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, जिसमें फ्लाई ऐश का कंटेंट 90% और मोर है, या फिर फ्लाई ऐश ब्लॉक। यानी ये जो पॉइंट लास्ट ईयर ऐड किया गया था, इस पॉइंट को पहले के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहां लिखा था फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, जिसमें फ्लाई ऐश कंटेंट 90% और मोर है, या फिर फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। तो उस मैन्युफैक्चरर को हक नहीं है कंपोजिशन स्कीम में आने का। यानी जो फ्लाई ऐश एग्रीगेट बनाता है जिसमें फ्लाई ऐश कंपोनेंट 90% और मोर है, सिर्फ उसे हक नहीं है। यानी 90% से कम है अगर, तो उसे हक था। अब इन्होंने ये जो बात थी 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, ये डिलीट कर दिया। मतलब अब फ्लाई ऐश एग्रीगेट मैन्युफैक्चर करते हैं आप, चाहे उसमें फ्लाई ऐश कंटेंट 2% हो, 10% हो, 50% हो, 100% हो, फर्क नहीं पड़ता, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो देखिए यहां लिखा हुआ है, बिफोर 1422 एंड 18722 लास्ट ईयर suppliers of fly ash aggregates were ineligible only when the fly ash content in the fly ash aggregate was 90% or more। अब ये 90% और मोर डिलीट हो गया, यानी फ्लाई ऐश एग्रीगेट कितना भी फ्लाई ऐश कंटेंट हो, यू आर नॉट एलिजिबल। ये बात सिर्फ यहां अमेंड नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी अमेंड हुई है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको ध्यान होगा कि जो अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, उसमें वैसे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो 40 लाख की लिमिट होती है। लेकिन अगर कुछ 7 आइटम्स और वो 7 आइटम्स यही होते हैं, एरेटेड वाटर को छोड़ के 7 आइटम्स होते हैं, तो उस केस में लिमिट 20 लाख की रहती है। तो वो 7 आइटम्स में भी फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स का सेम पॉइंट लिखा था, वहां पर भी अमेंडमेंट करके ऐसा लिख दिया है फ्लाई ऐश एग्रीगेट। अब फ्लाई ऐश कंटेंट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में रिपीट होगा, बट आपको यही बता दिया इसका इंपैक्ट 2 जगह है, एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और दूसरा कंपोजिशन स्कीम में। नेक्स्ट आ जाता है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी के रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स है। तो एग्जेम्पशंस में क्या अमेंडमेंट है, जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने अलग वीडियो सेशन में ले लिए, यहां हम सिर्फ उसके कुछ सर्कुलर्स ले रहे हैं, छोटे छोटे 1 मार्कर क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। क्या क्लैरिफिकेशन है ये? जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस और फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये ऐसा कह रहे हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेज, ये ऐसा कुछ भी है, और वो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है एडमिशन लेने के लिए, तो कुछ चार्ज लेता है। ऐसे ही वो आपको जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देता है, लिविंग सर्टिफिकेट देता है, तो कुछ चार्ज लेता है कई बार। तो वो जो चार्ज होता है उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, ये सवाल उठा। अब ये सवाल क्यों उठा? हमने एंट्री नंबर 66 पढ़ा होता है नोटिफिकेशन 12/2017 में कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स, एनी सर्विस इज एग्जेम्प्ट, या बाय वे ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एग्जेम्प्ट। ये बात हमने पढ़ी होती है। लेकिन जो अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो किसी स्टूडेंट को नहीं दिया जाता, फ्यूचर स्टूडेंट को दिया जाता है। अभी स्टूडेंट नहीं है, बनेगा ना, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो अभी जब वो फीस दे रहा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की, तब वो आपका स्टूडेंट नहीं है। एंड सिमिलरली जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो किसको दे रहे हो आप? अपने एक्स स्टूडेंट को। अब वो स्टूडेंट नहीं रहा ना, तभी तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा है, उसके लिए चार्जेस दे रहा है। तो सवाल उठा कि क्या ये भी एग्जेम्प्ट होंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट को थोड़ी है, ये तो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को है, या फिर ये एक्स स्टूडेंट को है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर कर दिया। क्लियर क्या कर दिया? दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। कि भैया कैसी बात करते हो आप, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, इसको भी एग्जेम्प्ट मानना होता है। देखो डिटेल में सोचने जाओ तो कितनी सारी बातें बन के आ जाती है ना, एक्स स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट। तो इन्होंने क्लियर कर दिया, द एग्जेम्पशन इज वाइड इनफ to cover any amount charged from prospective student and also any amount charged from the leaving or ex student। तो ये भी अगर आपको दिया होगा तो exempt ही करना है। एग्जाम में पूछ भी लेते ना, आपको और कुछ नहीं भी ध्यान होता तो आप exempt ही करके आते, क्योंकि आप यही पकड़ते एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स है, तो exempt ही तो करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा सर्कुलर था। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स from mining pit head to railway siding beneficiation plant by vehicles deployed with driver for a specific duration of time। बड़ी स्पेसिफिक सी बात है,
ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको मिनरल ट्रांसपोर्ट करना था किसी माइनिंग पिट से, किसी खदान से, किसी और जगह पे जहां पर भी वो यूज होने वाला है वो मिनरल, तो उसके लिए आपने व्हीकल ली भाड़े पे विथ अ ड्राइवर फॉर 2 days, समझो, फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हमने क्या बोला, आपको मिनरल ट्रांसपोर्ट करने थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आपने एक व्हीकल भाड़े पे ली, ड्राइवर के साथ ली। फ्यूल का खर्चा आप ही देखोगे क्योंकि आपने तो पूरी व्हीकल ही भाड़े पे ले ली, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली कि भाई ट्रक लिए 4 दिन के लिए, सारा मिनरल उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो सवाल उठा कि ये जो रेंटिंग हुई होगी ऑफ दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। क्यों ये सवाल उठा, इसको इंटरप्रेट क्या किया कुछ लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, and transportation of goods by road except GTA and except courier agency is exempt under entry number 18। तो सरकार ने बोला कैसी बात करते हो, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड है क्या? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड नहीं है, ये तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिसमें आप जीटीए भी नहीं हो तो आपको थोड़ी एग्जेम्पशन मिलने वाला है। जो आपने हायरिंग चार्जेस पे किए होंगे व्हीकल को हायर करने के अलॉन्ग विद द ड्राइवर फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको आप कह रहे हो कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है। कुछ भी ऐसा थोड़ी समझना होता है, आपको समझना चाहिए कि ये तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। एंड ये चीज को क्लियर करके कहा कि इस पे जीएसटी लगेगा, आप इस पे एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या ये एंट्री 18 में कवर होगा। जैसे कई सारी चीजें ली जाती है ना, टिपर, डंपर, लोडर, ट्रक्स वगैरह, ये सारी जिसके अंदर फ्यूल वगैरह के खर्चे आप ही देखते हो, ड्राइवर के साथ व्हीकल प्रोवाइड की जाती है और आपके पास कुछ टाइम के लिए होती है जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ होता है। तो लिखा है सच सर्विसेज आर नथिंग बट रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद ऑपरेटर, जिसके अंदर आप ही देखते हो कितना टाइम चलाना है, क्या चलाना है, सब कुछ आप डिसाइड करते हो। तो इट कैन नॉट बी सेड टू बी सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ transport of goods. It is clarified that such renting with a driver is service of renting of transport vehicle and not service of transport of goods. Thereby it is not eligible. ऐसा समझने का नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड तो क्या होता है कि भाई मैंने किसी थर्ड पार्टी को अपना सामान दिया और बोला उधर पहुंचा देना, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड होता है। यहां तो आपने खुद व्हीकल हायर कर ली और व्हीकल हायर करके उस सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो डिक्शनरी मीनिंग तो फिर तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड ही हो रहा है। लेकिन ये सर्विस थोड़ी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड की है, ये तो रेंटिंग ऑफ व्हीकल की है ना, एंड देयरबाय इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, ये एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन हो गया। देन एक और छोटा सा पॉइंट आया जो आपको पहले से पता है, जो ऑनरेरियम पे किया जाता है टू गेस्ट एंकर्स टू पार्टिसिपेट इन शोज वगैरह, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो ये हम टीवी चैनल नहीं देखते, टीवी चैनल के रात को 9 बजे ये सब झगड़ते रहते हैं, डिबेट बोलते हैं जिसको, ये सबसे लड़ाई करने आते हैं। तो यहां पर ये गेस्ट एंकर्स होते हैं, गेस्ट आते हैं जो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, इनको पैसे भी मिलते हैं, रेम्यूनरेट भी किया जाता है। तो सवाल उठा क्या इसमें जीएसटी लगेगा? एकदम लगेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल काम है, क्यों नहीं लगेगा? हालांकि सर्विस प्रोवाइडर का खुद का अगर ग्रॉस रिसीट ही साल का 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी से कम है तो थोड़ी लगेगा। वही क्लियर किया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गेस्ट एंकर्स इन लिeu ऑफ ऑनरेरियम अट्रैक्ट जीएसटी लायबिलिटी। हालांकि उनका खुद का लिमिट ही वो 20 लाख 10 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है ना, तो थोड़ी लगाएंगे, बाकी अदरवाइज तो लगाएंगे ही। एकदम ऑब्वियस बुद्धू बात है, ये तो पता ही था आपको, इसमें क्या सर्कुलर, ये तो हमें आइडिया था ही। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ एआरटी एंड आईवीएफ। व्हाट इज एआरटी? एआरटी इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और आईवीएफ तो जरूर सुना होगा आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बेबी के लिए आईवीएफ की टेक्निक यूज की जाती है या एआरटी की टेक्निक यूज की जाती है। तो अगर किसी कपल को बेबी नहीं हो रहा है तो उस केस में एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है आज के वक्त में कि आईवीएफ की टेक्निक यूज कर सकते हो, एआरटी की टेक्निक यूज कर सकते हो। तो सवाल उठा कि ये जो आईवीएफ और एआरटी की टेक्निक यूज की जाती है इसमें जो कंसिडरेशन होता है उस पर जीएसटी लगेगा क्या? क्योंकि अगर ये हेल्थ केयर है तो नहीं लगेगा, पर अगर ये हेल्थ केयर नहीं है तो लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भाई देखो, ये एक तरह की अबनॉर्मलिटी या डिजीज ऑफ इनफर्टिलिटी है जिसे ट्रीट किया जा रहा है यूजिंग एआरटी एंड आईवीएफ। इसीलिए हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये भी हेल्थ केयर सर्विस है एंड देयरबाय ये एग्जेम्प्ट रहेगी। तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते, एग्जाम में खुद भी आ गया होता तो आप एग्जेम्प्ट ही करते ना कि भाई हाँ ये भी तो एक हेल्थ केयर सर्विस ही हो गई, जो आईवीएफ और एआरटी की सर्विस ली जा रही है तो ये भी एग्जेम्प्ट रहने वाला है। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे,
ये कई बार डाउट में पूछा भी जाता था भाई मेनी स्टूडेंट्स कि सर सेल ऑफ बिल्डिंग तो चलो हम समझ गए, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, हालांकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो उस पे जीएसटी लगेगा, ये तो आप जानते हो। जो लैंड होती है उसकी सेल होती है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुछ बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते थे सर कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, तो मैं उनको कहता था बेटा लैंड कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, वो तो नेचर की देन है, तो भगवान की देन है। लेकिन सर लैंड कंस्ट्रक्ट नहीं होती माना, लेकिन कई बार लैंड को लेवल किया जाता है, वहां ड्रेनेज लाइन वगैरह लगाई जाती है, ये सब तो किया जाता है। तो अगर किसी ने लैंड को लेवल करके बेचा, लेवलिंग करके, जैसे होता है ना भाई कि एक उबड़ खाबड़ जमीन थी, तो उबड़ खाबड़ जमीन की जो वैल्यू होगी और समतल जमीन की जो वैल्यू होगी उसमें फर्क होगा। तो मेरे पास एक उबड़ खाबड़ जमीन थी, तो मैंने क्या किया, उसको ट्रक वर्क मंगाए, ट्रक वर्क बुलाए और जो भी डंपर टिप्पर वगैरह बुलाए और उसको लेवल करा दिया, सपाट फ्लैट करा दिया, एकदम मस्त। 1 करोड़ की जमीन थी मेरे पास, और उसके बाद ये सब कराने के बाद मैंने उसको 4 करोड़ में बेच दिया। तो सवाल उठेगा कि क्या ये जब 4 करोड़ में आपने बेचा तो क्या अब इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि अब आपने कोई लेवलिंग की है, कोई उस पे लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन किया है, ऐसा कुछ किया है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया, क्या क्लियर किया, इट इज सोल्ड एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट it is clarified that it is also sale of land and it does not attract GST। क्लैरिटी मिल गई हमें कि ऐसा कोई लेवलिंग का काम किया होगा, ड्रेनेज लाइन लगाई होगी, वाटर लाइन लगाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी लाइन लगाई होगी और फिर जमीन बेची होगी, तो भी वो जमीन की ही बेचना माना जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है आपने, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया आपने, उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, वो सप्लाई नहीं है। ये बात मेंटेन की गई है। हालांकि एक क्लैरिफिकेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन दिया गया, मैंने जब किसी पर्सन को बुलाया होगा और कहा कि भाई तुझे 4 लाख रुपए दूंगा, इसको लेवल कर, तो जिससे मैंने ये सर्विस ली होगी लेवल करने वाली, उस 4 लाख पे जीएसटी लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा, वो तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो थोड़ी उसको जमीन बेच रहे हो आप। तो इसीलिए लिखा है एनी सर्विस प्रोवाइडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड लाइक लेवलिंग, लेइंग एज मे बी रिसीव बाय दैट डेवलपर ऑफ लैंड शैल अट्रैक्ट जीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट। तो किसी से ट्रक मंगाई होगी, किसी से कोई और सर्विसेज ली होगी, सप्लाई ऑफ लेबर लिया होगा, उन सब चीजों पे तो जीएसटी लगेगा ही, उस पे हम ना नहीं कह रहे हैं। देन एक नेक्स्ट और क्लैरिफिकेशन दिया गया, क्या? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग हायरिंग ऑफ व्हीकल बाय फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क। इसके रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन की नीड क्रिएट हुई। क्यों क्रिएट हुई है क्लैरिफिकेशन की नीड? सबसे पहले एग्जामिशंस में आप जाओ, एग्जामिशन में एंट्री नंबर 15 में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसेंजर का विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय अ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी, अदर देन फॉर टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर हायर, तो उस केस में हम उसे क्या करते हैं? एग्जेम्प्ट। तो अब कुछ कंपनियों ने क्या किया? व्हीकल हायर की ताकि अपने एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। व्हीकल हायर की एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, और ऐसा कहा कि ये जो व्हीकल हायर की अपने एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, ये भी तो एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है, तो ये भी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के बोला कैसी बात करते हो, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थोड़ी हुआ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता है अपने एम्प्लॉय को बस में चढ़ा देना, बस की टिकट खरीदना और बस उधर से उधर पहुंचा रही है। यहां तो तुमने पूरी की पूरी बस ही हायर पे ले ली कि 4 दिन के लिए बस अपनी, 1 महीने के लिए बस अपनी, 1 महीने के लिए गाड़ी अपनी, और फिर उसके अंदर इधर उधर अपने एम्प्लॉइज को लेके जा रहे हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थोड़ी है जिसको एग्जाम करेंगे, ये तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, जिसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ये कंडक्टेड टूर है जो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चलाओगे, तो ऐसा मत कहो कि इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलने वाला है। तो इन्होंने कहा द सेड एग्जेम्पशन वुड अप्लाई टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय नॉन एयर condition contract carriage where transportation takes place over predetermined route on predetermined schedule. Such exemption shall not be applicable where a contract carriage is hired for a specified period of time, जिसमें आप अपने हिसाब से उसे चलाते हो, जब चलाना है, सुबह चलाना है, शाम को चलाना है, तो वो रेंटिंग है भाई, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है। तो एक्सपेक्टेड था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर आप टिकट खरीदते हो, जिसमें बस की टिकट खरीदी इधर से उधर जाने की, वो एग्जेम्प्ट है। आपने पूरी बस ही भाड़े पे ले ली और अपने हिसाब से यूज कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो जो बस का भाड़ा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, वो टैक्सेबल रहेगा, उस पे एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया। देन एक क्लैरिफिकेशन आया विथ रिगार्ड टू जीएसटी ऑन टिकट्स ऑफ प्राइवेट फेरी यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने अगेन ये पढ़ा हुआ एग्जेम्पशन में कि अगर आप पब्लिक
इंडिया में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो यूजिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, using any kind of public transport. So transport of passenger by a public transport in a vessel between places located in India is exempt. हालांकि अगर टूरिज्म पर्पस के लिए होगा तो टैक्सेबल होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें डाउट क्या आया, इशू क्या आया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कोई ऐसी फेरी होगी क्या या कोई ऐसी वेसल होगी क्या जो सरकार चला रही होगी, या फिर अगर उसे कोई प्राइवेट एंटिटी भी चला रही होगी तो भी टिकट एग्जेम्प्ट रहने वाली है। भाई टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्सेबल ही है, लेकिन सवाल देखो क्या उठाया, लोग कितना सोचते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कोई ऐसा व्हीकल जो पब्लिक आम जनता के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब एक ऐसा व्हीकल जो ओन करती है गवर्नमेंट एंड ना कि कोई प्राइवेट पार्टी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया और कहा, बोला ना यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब दैट इज ओपन फॉर पब्लिक। अब चाहे वो कोई प्राइवेट ओनर चलाए या वो गवर्नमेंट चलाए, गवर्नमेंट ओन एंटिटी चलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जीएसटी एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है ऐसे ट्रांसपोर्टेशन पे। हालांकि टूरिज्म पर्पस के लिए है तो सबके लिए टैक्सेबल है, फिर चाहे वो प्राइवेट एंटिटी चलाए या फिर उसे कोई गवर्नमेंट एंटिटी चलाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया, वेदर द फेरी इज ओन्ड और ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और बाय अ पीएसयू, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब था इट शुड बी ओपन टू पब्लिक, पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। हमने ये थोड़ी बोला कि सरकार चला रही होगी वो फेरी तो उसकी टिकट खरीदने पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्लियर कर दिया एक सर्कुलर अगेन निकाल के। दिस वाज ऑल अबाउट एग्जेम्पशन के अंदर आपके जितने भी सर्कुलर्स आए हैं वो सारे के सारे हमने यहां डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे चार्ज ऑफ जीएसटी का भी चैप्टर हो गया एंड एग्जेम्पशन के रिलेटेड जितने हमारे अमेंडमेंट्स आए वो भी हमने कवर कर लिए। इस वीडियो सेशन में हम इतने अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो सेशन अपलोड कर देंगे जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड देन उसके बाद पेमेंट रिटर्न, और इन सब चैप्टर्स में जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स छोटे छोटे ऐसे ही सब छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो होपफुली आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया, 1-1 मार्कर टाइप वाले अमेंडमेंट्स हुए सारे मेजरली इसके अंदर, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो नहीं लगेगा जीएसटी, बस इतना ही आपको कवर करना है। वही सारे हमने सर्कुलर्स कवर किए हैं। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।